सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए टॉप 15 के एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में 100% गारंटीड है कि जरूर पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ये सीबीएसई हर साल अपने क्वेश्चन पेपर में देती है। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन और इसका आंसर्स भी बताते जाता हूँ। एंड आप भी कमेंट करके बताना कि आपने कितने के जवाब जो है सही दिए। एंड हो सके तो आंसर्स को भी कमेंट आप कर सकते हो। चलिए मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन और आंसर्स है ये एक एक करके बताता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। देखो यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दी गई है एंड कंडीशन दिया गया है कि ये जो इक्वेशंस है ये नो सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन दिया गया था इसको हम यहाँ पे नीचे पहले लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड ये जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस ay इक्वल टू 18। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, पहले ये जो 13 है इसको इक्वल टू का साइड इधर करना पड़ेगा और ये जो 18 है इसको भी इस इक्वल टू के इधर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम इधर पहले इसको कर लेते हैं। तो ये जो 2x प्लस 3y था इसको हम रहने देंगे एंड 13, ये जो 13 था हम इक्वल टू के इस साइड कर रहे हैं तो प्लस 13 है ना, तो इधर आएगा तो ये माइनस 13 हो जाएगा और इधर इक्वल टू 0 होगा। एंड ये जो सेकेंड इक्वेशन था इसको हम नीचे लिख लेंगे 3x प्लस ay एंड ये जो 18 है इधर आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस 18 इधर आया तो माइनस 18 हो गया एंड बराबर इधर भी हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम यहाँ से दो इक्वेशन जो है वो फाइंड कर लिए हैं। अब देखो करना क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि a1, यहाँ फिर से लिख लेते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और ये इनकंसिस्टेंट होता है, इसको याद रख लेना। नो सॉल्यूशन के लिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। ओके, चलो अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है। तो ये है a1 का वैल्यू, ये है a2 का वैल्यू, ये b1 का वैल्यू, ये b2 का वैल्यू, ये c1 की वैल्यू है और ये c2 की वैल्यू है। तो सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो चलो यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो a1 बाई a2 है तो यहाँ पे देखो a1 a2 ये वाला है यानी 2 बाई 3 हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 बाई 3 ले लिए। ओके, देन यहाँ पे b1 बाई b2 है तो यहाँ पे ये b1 की वैल्यू है, ये b2 की वैल्यू है, तो 3 बाई a हम लिख सकते हैं, इक्वल टू है तो इक्वल टू दे के 3 बाई a लिख लिए। फिर आगे देखो यहाँ कंडीशन में नॉट इक्वल टू है ना, तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन देंगे। देन c1 बाई c2 तो ये माइनस 13 बाई माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम माइनस 13 बाई माइनस 18 लिख देंगे। ठीक, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जो इक्वल वाला होगा हम इसको एक साथ ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 बाई 2 एंड जब 9 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, 1 और 0 10 होगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, डिवाइड कर लेना 4.5 निकलेगा। तो जो इसका आंसर निकला वो कितना निकला 4.5। सो इसका आंसर देख लो यहाँ पे 4.5 क्या गिवन दिया गया क्वेश्चन में, बिल्कुल, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में एक बोला गया द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज -5। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोज -5 दिया गया। सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है ये -5 दी गई है एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जो फॉर्मूला होती है वो कितनी होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फॉर्मूला होती है अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पे देख लो 6 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो प्रोडक्ट दिया गया है 6 ना, तो इस वजह से हम अल्फा बीटा के जगह पे 6 लिख दिए इसकी वैल्यू को। अब हमें यहाँ से एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ये होता है। तो ये एक्स स्क्वायर है, इसको हम जैसे का वैसे ही उतारेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 है तो हम यहाँ पे -5 लिखेंगे
एक्स है, एक्स हम उतार देंगे, फिर प्लस प्लस अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे 6 निकाले हैं तो 6 उतार देंगे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर फिर से हम यहाँ पे रहने देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5 और एक्स लगा दिए, फिर प्लस 6 है इसको लिख दिए। तो इस तरह से मेरा आंसर कितना निकला, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। अब आंसर में देखो क्या ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, मान के चलो एक ट्रायंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। लो एक ट्रायंगल हम ए बी सी ले लिए, इसमें से एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री ले लिए। तो पहले हमें बाकी का मान के चलो, ये जो एंगल ए है ये 90 डिग्री है, तो ये बाकी बी और सी बच गया। एंड हमें ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, इतना तो हमें पता ही है। अब एंगल ए की वैल्यू अगर 90 डिग्री दी गई हो, तो ए के जगह पे अगर हम 90 रहने दें, तो बी और सी हम अगर ऐसे ही रहने देंगे बी और सी को, तो बराबर 180 हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो इस तरह से एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू घटाएंगे तो 90 निकल जाएगा, ठीक है। अब एंगल बी प्लस सी की वैल्यू कितनी निकल गई, 90 निकल गई, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या निकालने बोला था, क्वेश्चन देखो, कॉसेक बी प्लस सी, कॉसेक बी प्लस सी, ठीक है, कॉसेक बी प्लस सी। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, कॉसेक और बी प्लस सी, ठीक है। अब कॉसेक को हम एक बार रहने देते हैं यहाँ पे, कॉसेक। अब बी प्लस सी का हमने यहाँ पे कितना वैल्यू निकाला है, 90, तो ये हो जाएगा कॉसेक 90। एंड कॉसेक 90 का वैल्यू कितना होता है, याद रख लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपने पढ़ा होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 1 होता है। साइन 90 का 1 होता है ना, तो कॉसेक 90 का भी 1 ही होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो इसका आंसर निकल गया 1। तो अब यहाँ से अपने आंसर को मैच कर लो, क्या 1 दिया है, बिल्कुल दिया है सर, ये वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसमें हमें एक डेटा दिया गया है और हमें लोअर लिमिट फाइंड करनी है मीडियन क्लास का। तो मीडियन क्लास का हम लोअर लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, देखो आपको मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आपको पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले जो ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है 4, तो इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। देन इसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 7 कितना हो गया, 11, तो यहाँ पे हम 11 लिख देंगे। देन इसके बाद ये 11 और 19 इसको जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 30, 11 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 30। या तो फिर आप ऐसे कर सकते थे कि इन तीनों को आप जोड़ सकते थे। अब फिर फोर्थ के लिए हमें ये चारों को जोड़ना होगा, या तो फिर डायरेक्ट 12 और 30 को जोड़ के यहाँ पे लिखना होगा, दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम 12 और 30 को जोड़ेंगे तो 42 निकल जाएगा, हो गया 42। एंड एक लास्ट बच गया, फिर अब अगर हम 8 में 42 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, तो यहाँ पे निकाल लिए 50। अब देखो ये जो 50 होता है ना, ये होता है n की वैल्यू, ये आपको हम बता दे रहे हैं, ये होता है n का वैल्यू, किसका वैल्यू होता है, n का, ठीक। तो पहले हमें ना n/2 निकालनी रहती है, तो 50 दिया हुआ है, n की वैल्यू 2 नीचे लिख दिए, काटेंगे तो ये n की वैल्यू n/2 की वैल्यू कितनी निकल गई, 25। अब ये जो n/2 जितना भी निकलेगा, जितना भी n/2 ये निकला, हम देखेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये जो 25 मेरा जो निकला किसके करीब है, किसके करीब है, तो वो है 30 के करीब, ठीक है, 30 के करीब है। तो इस वजह से इसका ये 1 2 3 30 तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो तीसरा जो मीडियन क्लास होगा वो ये वाला होगा, 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे था तो इसलिए 1 2 3 तीसरा वाला आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। तो हम मीडियन क्लास फाइंड कर लिए कि निकला 20 से 30। तो हमें मीडियन क्लास का लोअर लिमिट पता करना था। तो देखो जो छोटा नंबर है वो है लोअर लिमिट और जो बड़ा नंबर है वो है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितना दिया हुआ है, 20। सो राइट आंसर इसका कितना होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट अब अगला जो क्वेश्चन है, बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होता है, वो होता है 10, ठीक, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है। एंड द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 50, 50 से बड़ा 50 से छोटा जो लार्जेस्ट मल्टीपल हो 6 का, जो 6 के टेबल में आता हो,
तो 6 के टेबल में 6 8 या 48 48 आता है, अगला तो 54 हो जाता है ना। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 50 से छोटा अगर जो 6 के टेबल में आएगा वो कितना होगा 48। तो यहाँ पे लिख लिया हम 48। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम तो फाइंड करने आता ही होगा आपको। पहले क्या करना होगा, इस 10 का फैक्टर कर लेना होगा, इसके बाद हमें इसका भी फैक्टर कर लेना होगा। ठीक है, फैक्टर करने तो आता है, ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये सब भी आपको सिखाने का ज़रूरत पड़ेगा कि फैक्टर हम सर कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब तो आता ही होगा आपको। ठीक है, अब एलसीएम जब हम निकालते हैं तो देखते हैं कौन कौन सा मिला। पहले 2 मिला, तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे 2 लिखेंगे। देन 5 भी 5 नहीं मिल रहा है, अब एक बार सिर्फ 2 मिला, बाकी जितने नंबर बच गए सबको मल्टीप्लाई कर करके हम लिख देंगे, यानी कि ये सब सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहीं पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा कितना होगा 48, और 48 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 48 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 ज़ा 40 का 0, 4 बच गया, 5 4 ज़ा 20 और 4 24 240। अब देखो क्या आंसर में 240 कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, ये होगा ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो ये क्वेश्चन दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है। एक तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं। ये लो हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी खींच लिया। अब दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है 8 और 5 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और 3। और यहाँ पे एक पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट बीचों बीच है, पी दिया हुआ है 6 और k/2 ये दिया हुआ है। तो हमें ये इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिड पॉइंट दिया हुआ है तो इसको हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है पता ही होगा आपको, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ये कितना किसके बराबर होता है, तो इस कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, यानी 6 और k/2 के बराबर होता है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो k तो y की वैल्यू है, 6x की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू तो गिवन है तो इसको छोड़ देते हैं। डायरेक्ट हम इस y को इस y के साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो k/2 यहाँ पे रहने देते हैं, इक्वल टू y1 प्लस y2। अब ये y1 y2 क्या है देख लो, ये है y1, ये है y2, तो 5 और 3 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 और 3 लिख देंगे, 5 प्लस 3, y1 और y2 के जगह पे पुट कर दिए बाई 2, नीचे 2 2 है कैंसिल कर सकते हैं, k की वैल्यू 5 और 3 8 हो गया। तो इस तरह से हमने k का वैल्यू 8 निकाल लिया। अब चेक करो कि क्या 8 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो ये हम लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है। साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 3/5। तो चलो हम यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 3/5 लिख लेते हैं। ठीक है, हमें साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी। तो साइन थीटा तो खैर दिया हुआ है, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी होगी। तो यहाँ से पहले हमें कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला आपको बता दे, साइन थीटा का होता है p/h, तो ये 3/5 इसको रहने देंगे। देन अब अगर हम इसको p की वैल्यू को 3 ले ले एंड h की वैल्यू को अगर हम 5 ले ले, तो हमें पता है क्या क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की तो वैल्यू है, b की वैल्यू नहीं है, एंड बेस का फॉर्मूला होता है √h² माइनस p का स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए। अब h और p की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये √h की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस p है, p की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, चलो अब आगे यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5 × 25, 3 का स्क्वायर 3 3 × 9, 25 में 9 घटाएंगे तो निकल जाएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है तो 4 का, तो b का वैल्यू 4 निकाल लिए। अब हमें किसकी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस थीटा का और टेन थीटा का। तो पहले हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h। अब देखो b कितनी दी गई है, b अभी हम फाइंड किए 4, तो b के जगह पे 4 लिख दिए, एंड h की वैल्यू यहाँ पे देखो दिया है 5, तो 5 निकाल लिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लिए। ठीक, एंड आगे हमें और किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, कॉस थीटा के बाद टेन थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो हम यहाँ से टेन थीटा की भी वैल्यू अब हम फाइंड कर लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इसका फॉर्मूला होता है p/2
बी। अब पी और बी की वैल्यू कितनी है चेक कर लो, यहाँ से पी और बी की वैल्यू चेक करो। ये देखो पी की वैल्यू दिया हुआ है 3 एंड बी की वैल्यू हम निकाले थे 4। बी की वैल्यू हम यहाँ पे यहाँ पे देखो 4 निकाले थे, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, पी बाई बी का वैल्यू 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे हम 3/4 लिख दिए। तो कॉस थीटा हम यहाँ पे निकाल लिए, टेन थीटा निकाल लिए और साइन थीटा गिवन दिया हुआ था। तो अब हमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था, तो फाइंड करना था, ये देख लो यहाँ पे, इसको हम इधर कर ले रहे हैं साइड में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला गया था कि 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई टेन थीटा, ये फाइंड करना था। तो यहाँ पे 5 को रहने देंगे। अब साइन थीटा की जो वैल्यू है ये 3/5 क्वेश्चन में दी गई है, तो 3/5 यहाँ पे रहने देंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ था ना, यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5, तो इसी को हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, फिर आगे आप देखो यहाँ पे -2 कॉस थीटा है, तो हम यहाँ पे माइनस डालेंगे 2 और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू देख लो कितनी हमने फाइंड करी थी। कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाला हुआ था, यहाँ पे देखो 4/5 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4/5 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4/5 इसके जगह पे कॉस थीटा की जगह पे पुट करेंगे। तो चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई देके 4/5 पुट कर दिए एंड फिर बाई में टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था 3/4, अगर आपको याद होगा तो 3/4 हमने निकाला हुआ था, तो इसको पुट किए। अब बस आगे हमें इसको बस सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व अब हम कैसे करेंगे, इधर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो ये चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। 5 3 जा 15 रहने दिए, नीचे 5 रहने दिए, 2 4 जा 8 एंड नीचे 5 रहने देते हैं एंड ये हो गया 3/4। ओके, देन आगे अब हम यहाँ पर ये जो 5 है इसका एलसीएम लेंगे तो 5 ही रह जाएगा एंड ऊपर में डायरेक्ट 15 - 8 रहने देंगे, ये 3/4 हो गया। ठीक है, अब 15 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा, तो ये 7/5 हो गया। 4 ऊपर चला जाएगा एंड 3 जहाँ का वही रहेगा। तो इस तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28 होगा और 5 3 जा 15 होगा। तो आंसर कितना निकला 28/15। तो अब हम चेक करते हैं कि 28/15 आंसर में है या नहीं है, ऑप्शन में दिया है कि नहीं। 28/15 बिल्कुल यहाँ पे देख लो ऑप्शन में दिया हुआ है 28/15, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना, द रेशियो इतना, तो ये किस क्वाड्रेंट पे लाइज करेगा। देखो ये हमें जो है सेक्शन फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है पता होगा, mx2 + mx1, सॉरी यहाँ पे m होगा, m छूट गया, या फिर m के जगह पे n लेते हैं ना, m1 m2 ले सकते हैं या फिर n भी ले सकते हैं। तो nx1/m + n यही होता है। और y के टर्म में भी अगर हम लिखेंगे तो खाली कुछ नहीं, x के जगह पे y हो जाएगा। ठीक है, यानी कि my2 + n y1/m + n, ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना। अब m क्या है, तो जो रेशियो में रहता है, क्वेश्चन में यहाँ पे रेशियो में कितना दिया हुआ था 3:1, तो m की वैल्यू यहाँ से 3 लेंगे और n की वैल्यू 4 लेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ हम 3 पुट करेंगे और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 4 पुट करेंगे। ठीक है ना। एंड x1 x2 क्या है, तो ये 2 है, यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। देखो x1 x2 की वैल्यू ये है, x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये है, y2 की वैल्यू। तो इन सभी वैल्यूज़ को पहले हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू 3 था जो कि हम दिखा चुके हैं, x2 की वैल्यू ऊपर में हम दिखाएं आप लोग को, x2 इसको फिर से लिखते हैं, x2 की जो वैल्यू है वो -3 है, प्लस n की जो वैल्यू थी वो 4 हम निकाले थे, एंड x1 की जो वैल्यू है वो 2 है, एंड m + n यानी कि 3 + 4, ये x को लेकर हुआ, ये x को लेकर हमने निकाला। इसी प्रकार से हम y को भी लेकर निकाल लेंगे। ठीक है, तो y के लिए भी वैसे ही होगा, m के जगह पे 3 था ना, 3 × y2 की वैल्यू कितनी है 4, क्वेश्चन में देख सकते हो, प्लस n की वैल्यू कितनी है 4, एंड y1 की वैल्यू कितनी है 3, और इधर m + n है यानी कि 3 + 4। तो इस तरह से हम ये निकाले हैं। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर दो। तो ये हो गया -9, 3 3 जा 4 2 जा 8 एंड 4 3 7,
ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और ये भी 4 3 जा 12 और 4 3 7। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 9 में 8 घटाएंगे तो 1 होगा, घटाने तो आता ही होगा, दोनों को जोड़ेंगे 24/7 है। अभी देखो हमें कोऑर्डिनेट नहीं निकालना था, कोऑर्डिनेट हमें नहीं निकालना था। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमने कोऑर्डिनेट निकाला वो किस क्वाड्रेंट पे लाइज करेगा। देखो हमने जो यहाँ पे निकाला है आंसर, तो देख रहे हैं एक माइनस में निकला है और एक प्लस में निकला है। तो आपको पहले यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि आपको ग्राफ में अगर ये चीज़ पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक माइनस और एक प्लस होता है, मतलब एक्स माइनस में और वाई प्लस में होता है, थर्ड में दोनों माइनस होता है एक्स वाई, एंड फोर्थ में एक्स प्लस और वाई माइनस में होता है। तो जो अभी हम आंसर निकाले हैं ये माइनस प्लस में आया था ना, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर इसका सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलो इसका हम देख लेते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट जो है ये ऑप्शन में है या नहीं है। देख लो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आए क्वेश्चन है कि -2 रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देन इस k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल है कि इस 2 को जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ पुट कर देंगे। जैसे 3x के जगह पे हम -2 पुट कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, फिर -5 x के जगह पर भी यहाँ पर भी -2 पुट कर दिए, फिर प्लस k एंड इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, फिर माइनस माइनस ये प्लस 5 2 जा 10, फिर प्लस के इक्वल टू 0। अब दोनों को जोड़ो कितना होगा 22 प्लस के बराबर 0। तो 22 जब उस साइड चला जाएगा, 22 जब उधर जाएगा तो के का वैल्यू -22 होगा। तो आंसर चेक करो क्या -22 कहीं दिया है, नहीं है। और सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको फिल करना था, तो इसमें डायरेक्ट हम -22 फिल कर देंगे। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़े। नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, एंड ये बोला है कि रियल और इक्वल रूट्स है। तो रियल और इक्वल के लिए कंडीशन क्या होता है, नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ा हुआ होगा आपने अगर तो ये पता होगा रियल एंड इक्वल के लिए होता है d इज इक्वल टू 0। तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो बराबर 0 करेंगे। b क्या है, तो ये 3k, x का कॉफिशिएंट 3k, तो ये 3k का स्क्वायर हो गया -4, a की वैल्यू x स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट इज की 9 एंड c दैट इज 4, तो इक्वल टू 0 कर देंगे इस तरह से। अब जब हम 3k का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9k स्क्वायर हो जाएगा, और -4 9 जा 36, और हम चाहें तो यहाँ पे 9 को रख सकते हैं, एंड 4 4 जा 16 ऐसे भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम 9 को इस तरह से कॉमन निकाल के हम इस तरह से लिख सकते हैं, 9 को कॉमन निकाल के, 9 0 के नीचे आ जाएगा, तो ये सिर्फ 9 0 के नीचे आया तो इधर तो इस साइड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू -16 इधर चला गया तो +16 हो गया। तो के की जो वैल्यू निकलेगी ये +-4 में निकलेगी, क्यों, क्योंकि जो 16 होता है ये 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसका आंसर के का +-4 निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है, बोला गया है कि ये जो है कॉलिनियर है, कॉलिनियर। ओके, तो कॉलिनियर के लिए कंडीशन क्या होता है, पहले हम डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला से बी सी निकालेंगे, फिर हम ए सी निकालेंगे, ए बी बी सी ए सी। ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी को जोड़ेंगे। अगर ये जोड़ने के बाद ए सी के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये कॉलिनियर है, अदरवाइज कहेंगे कि ये कॉलिनियर नहीं है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि पी की वैल्यू फाइंड करो, तो ये आप इन दोनों को जोड़ के इसके इक्वल कर देना एंड पी की वैल्यू फाइंड कर देना, एंड कमेंट कर देना कि इसका आंसर आपका क्या आया है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझा दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बता देना। अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है कि दो राइट सर्कुलर कोन्स है जिसका जो हाइट है, हाइट का रेशियो दिया हुआ है 1:3। तो अगर हम एक का हाइट h1 मान ले, अगर हम एक का हाइट h1 मान ले तो ये यहाँ 1:3 है ना, तो हम 1h ले लेते हैं। ठीक है, 1h 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी। और दूसरे का अगर हाइट हम h2 मान ले तो यहाँ पे 3 है तो 3h ये हो जाएगा। इसी प्रकार से जो इसका रेडियाई है, रेडियाई एक का हम r1 ले लेते हैं तो 3r ले लेते हैं,
एंड सेकेंड का R2 ले लेते हैं जो कि 1 दिया हुआ है, यानी सिर्फ R लेंगे, 1 R लिखेंगे, R लिख लेते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें निकालने क्या बोला है कि इसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, हमें वॉल्यूम का रेशियो पता करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो ये आपको रेशियो में लेना है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। अब R के जगह पे हम R1 R2 भी लिख सकते थे इस तरह से, एंड यहाँ पे R2 का स्क्वायर करेंगे और H1 और H2 कर देंगे। ठीक है, 1/3 पाई पाई कैंसिल। अब R1 R2 की वैल्यू, R1 के जगह पे 3R है, R2 के जगह पे R है। इसी तरह से H1 के जगह पे H है एंड H2 के जगह पे 3H है। अब यहाँ से H कैंसिल, R कैंसिल, 3 कैंसिल, मतलब सिर्फ 1 बचा, ये 1:1। तो इसका आंसर होगा 1:1। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसका आंसर होगा 1:1। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका जो अपोजिट एंगल्स होता है ना, इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। तो डायरेक्ट क्या करो, इन दोनों को जोड़ के बराबर 180 कर दो, तो फिर ये 115 180 में घट जाएगा। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो 65 निकल जाएगा, इसको घटाएंगे तो 65 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पे px के लिए नंबर ऑफ जीरोज़ पता करने हैं, कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। तो इस एक्स कोऑर्डिनेट में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो जगह जो लाइन है वो इंटरसेक्ट किया है, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। यहीं अगर px के जगह पे py रहता तो y में देखे थे कितने जगह इंटरसेक्ट किया है, एक जगह, तो इसका आंसर 1 होता। ठीक है, यहाँ पे आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बोला गया है कि ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो वॉवेल कितने होते हैं टोटल, A E I O U, 5 वॉवेल होते हैं। तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट टोटल कितने होंगे, टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नंबर्स कितने होते हैं 36। अगर हम वॉवेल को घटा दे तो ये मेरा निकल गया नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ये हो जाएगा पहले 21 कॉन्सोनेंट के लिए एंड टोटल 26, तो ये आंसर कंप्लीट।